पिछले भाग 5 में मैंने आपको रेखीय आवर्धन बताया। अब भाग 6 में हम आपको गोलीय दर्पण से संबंधित जो किरणें होती हैं वो किस तरह से प्रतिबिंब को बनाती हैं, इस बात पर चर्चा करेंगे। यहाँ मैंने गोलीय दर्पण अवतल लिया है। ये अवतल को इस तरह से रखा गया है, ऐसे करके, ध्यान दें, ऐसे रखें। और उत्तल दर्पण को हमने इस तरह से रखा है। कॉपी में हम इस तरह से रखेंगे, ये पहले भी हम बता चुके हैं आपको, पिछले भाग में भी। अब हुआ क्या है, अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु इस तरह से रखी है, तो यहाँ दो बात पर चर्चा करेंगे। एक तो है नंबर 1 फोकस, और सी, ये दो बात पर प्रकाशीय किरण चलती है। ये फोकस है, ये आपका हो गया फोकस, और ये हो गया वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र देखेंगे, यदि हम अवतल दर्पण पर प्रकाश की किरणें समांतर डालते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर डालते हैं, पैरेलल, तो परावर्तन के पश्चात वो फोकस से होकर के निकल जाती है। ठीक। अब उत्तल दर्पण में देखते हैं कि यदि मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण डालते हैं तो वो है, ऐसा लगता है, परावर्तन तो होता है इसका, ऐसा लगता है कि वो F बिंदु से आती हुई लगती है। तो इसी बात को यहाँ दिखाया गया है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाशीय किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हैं। किसमें? मुख्य फोकस से जाती हैं अवतल दर्पण में, और आती हुई प्रतीत होती हैं वो उत्तल दर्पण में। ठीक। इसी तरह से इसकी उल्टी घटना को समझते हैं कि यदि हम प्रकाशीय किरणें अब की बार हम फोकस से डालें, इस तरह से फोकस से डालें, तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अभी हम फोकस का जिक्र कर रहे हैं, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। उसी तरह से यहाँ समझें कि यदि हमने ऐसा समझा कि वो फोकस से प्रकाशीय किरण डाली गई है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जब प्रकाशीय किरण मुख्य फोकस से जाने वाली अवतल दर्पण में तथा उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाशीय किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, प्रतीत होती है, तो वो तो है उत्तल दर्पण में। ठीक है, उत्तल दर्पण में प्रतीत होती है, इसलिए इसमें आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, आभासी फोकस बनता है। ठीक। अब आते हैं तीसरी घटना में कि यदि हम ये वक्रता केंद्र, अगर वक्रता केंद्र सी पर डाली जाए प्रकाशीय किरण, तब क्या होगा, तो वो परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस हो जाती है। ऐसी यहाँ देखें उत्तल दर्पण में भी कि यदि प्रकाशीय किरण वक्रता केंद्र सी पर डाली जाती है तो वो उसी दिशा में वापस हो जाती है। यदि उसके सीध में हम मान के चलते हैं, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में या वक्रता केंद्र की ओर आने वाली उत्तल दर्पण में प्रकाशीय किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस हो जाती है। इसमें प्रतीत होती है कि आ रही है, जानबूझ के नहीं आ रही है, इसमें वास्तव में ही आ रही है, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ बनते हैं अवतल दर्पण में, और ये उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब। इसी घटना को दो बातों को लेकर के ही हम, प्रकाशीय किरणें बहुत सारी आती हैं वस्तुओं से, लेकिन हम 2 ही किरणें ले रहे हैं ताकि स्पष्ट हो जाता है उससे प्रतिबिंब किस तरह से बनते हैं। तो हम देख रहे हैं इसमें क्या है, देखें, देखिए, ये मैंने आपकी हेल्प के लिए यहाँ लिखा है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जब वस्तु अनंत पर रखी होती है, जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो जो प्रतिबिंब बनता है कुछ इस तरह से भी बनता है। ये बना के दिखाएं, देखिए, ये अभी हमने सीखा है कि यदि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आती हैं तो वो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं, ऐसी ये इधर से भी आ सकती है प्रकाश किरणें, वो तो वो ऐसे चली जाएंगी। ठीक है, जहां पर ये काटेंगी वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत छोटा सा प्रतिबिंब बना, बहुत दूर से प्रकाशीय किरणें ये आ रही हैं, तो बहुत छोटा प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, सूक्ष्म। ठीक। अब इस बात को चित्र ये और ये एक ही चित्र है, ये चित्र और ये चित्र एक ही है। हम जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो प्रकाशीय किरणें समांतर आती हैं, पैरेलल आती हैं। तो एक प्रकाशीय किरण आई है F पर, तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई है। ठीक है, और एक प्रकाशीय किरण आई वक्रता केंद्र C पर, तो वो उसी दिशा में वापस हो गई। जहां पर ये कटी हैं दोनों किरणें,
वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण हुआ है ए डैश बी डैश। वस्तु क्या है? ए बी है। वस्तु बहुत दूर है और बहुत बड़ी है, इसलिए बहुत ही ज्यादा छोटा प्रतिबिंब इसका यहाँ बना है। जब वस्तु अनंत पर अवतल दर्पण के सम्मुख रखी जाती है तो उसका फोकस पर उल्टा बहुत छोटा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब अगली बात को सीखें। कहाँ बनता है ये प्रतिबिंब? फोकस पर। ध्यान रखेंगे, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र सी के बीच रखी जाती है तो ऐसी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो वस्तु तो रही ए बी और मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाशीय किरण चली और चलने के बाद परावर्तन के बाद ये मुख्य फोकस से निकल गई और दूसरी किरण भी लेते हैं, क्योंकि दो किरणें चाहिए होंगी हमें प्रकाश की, क्योंकि किरणें तो बहुत सारी जाती हैं निकल कर, लेकिन हम सिर्फ दो ही किरणों का ज्ञान है रखते हैं ताकि यहाँ पर कटान बिंदु मिल जाए हमें और वो प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर प्रकाश की किरण एक गई वक्रता केंद्र सी से तो वो उसी दिशा में वापस हो जाती है। ये बात हम पहले भी सीख चुके हैं कि वक्रता केंद्र पर कोई प्रकाश की किरण डाली जाती है तो वो उसी दिशा में वापस हो जाती है, क्योंकि ये नियम है। अब यहाँ पर छोटा प्रतिबिंब बना है वस्तु, उसका क्या बना है? ए डैश बी डैश और वस्तु है ए बी। ठीक, उल्टा प्रतिबिंब बना है, उल्टा छोटा और वास्तविक तथा वस्तु की ओर बनता है। अब इसकी तीसरी कंडीशन है, अब की बार हमने खिसका दी, कहाँ पर? सी पर ही ले आए वस्तु को। ऐसी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, देखो यहाँ मैंने आपकी हेल्प के लिए लाइनें खींची, अगर अनंत पर है वस्तु तो उसका फोकस पर प्रतिबिंब बना है। और अब की बार हम यहाँ सी और अनंत के बीच में लाए, ये सी और अनंत के बीच में लाए तो उसका प्रतिबिंब बना है यहाँ उल्टा, इस जगह छोटा बना है। ठीक है, यहाँ बना बहुत छोटा तो यहाँ थोड़ा सा बड़ा बना है। अब की बार हम ले आए वक्रता केंद्र सी पर ही इस वस्तु को, तो यहाँ प्रतिबिंब जो बना है उसी के बराबर बना है, उसी के बराबर बना है, ये इतना बड़ा, ये उसी के बराबर बना है, लेकिन उल्टे बनना है प्रतिबिंब। यहाँ बना है बहुत छोटा, ये एफ पर है, यहाँ थोड़ा मैं आपको यहाँ लिख दूँ ऐसे, ये देखो एफ, ये क्या बना? एफ पर। अब देखो प्रकाशीय किरण गई है मुख्य अक्ष के समांतर और परावर्तन के पश्चात वो एफ से निकल गई है। ऐसी बी से एक किरण एफ पर डाली गई है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये बात हम नियम में सीख चुके हैं। और प्रतिबिंब कैसा बना है इसका? उल्टा, उसी के बराबर, आभासी नहीं है यहाँ पर, सभी प्रतिबिंब वास्तविक है। तो ये उल्टा बना है, वस्तु के बराबर बना है। ठीक है, बराबर, उल्टा और वास्तविक, तो ये बराबर बना है, वस्तु के बराबर बना है। अब हम अगली कंडीशन को और आ जाते हैं। इसके बाद की क्या है? इसके बाद की और सीखते हैं क्या है। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस, मुख्य फोकस के बीच में रखी होती। अब की बार वस्तु यहाँ ले आए हमने, देखो ये कंडीशन सीख ली है, ये सीख ली है, ये हो गई है, और अब आ गए हम इस जगह सी, और जब वस्तु वक्रता केंद्र सी और एफ के बीच में यहाँ रखी जाती है। अब की बार वस्तु ये है, ठीक है, यहाँ आ गए हम, तो क्या होगा? देखो वस्तु है मुख्य अक्ष के समांतर किरण गई है तो जानते हैं कि फोकस से जाएगी निकल के, और दूसरी किरण भी फोकस से ही निकाली गई तो वो मुख्य अक्ष के समांतर। तो प्रतिबिंब जो बना ए डैश बी डैश वस्तु से बड़ा बना है, उल्टा बना है। तो कहाँ बना है जाकर के? वो देखो वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनता है। तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है, वो भी वस्तु से बड़ा। ठीक है, इस तरह इतना बड़ा बनेगा। फिर अगला हिस्सा आ जाता है कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर ही हो। अब की बार यहां रख दी वस्तु, ये इस जगह, ठीक है, तो कहां बनेगा प्रतिबिंब इसका? प्रकाशीय किरण ये गई मुख्य अक्ष के समांतर गई तो कहां? फोकस से निकल गई, और वक्रता केंद्र सी के सीध में डाली हमने तो उसी दिशा में वापस हो गई है। इस तरह से ये किरणें दोनों मिलने वाली नहीं हैं, बहुत दूर जाकर के ये किरणें मिलेंगी कहीं, हम जानते हैं। तो मिलेंगी तो इसका मतलब अनंत पर बनेगा इसका प्रतिबिंब, तो यहां बनेगा बहुत बड़ा प्रतिबिंब इसका, जो दिखाई नहीं देगा। ये बहुत बड़ा प्रतिबिंब जाकर के ये बनता है, यहाँ जाकर के कहीं बनेगा, और बनेगा उल्टा, वास्तविक और बहुत बड़ा। अब छठी कंडीशन में हम आ जाते हैं इस वाले में। कहां पर है ये? एफ और पी के बीच में, एफ फोकस और ध्रुव के बीच में, अर्थात दर्पण के बीच में आ जाते हैं। तो वस्तु रखते हैं, तो क्या एक बी से प्रकाशीय किरण गई है, परावर्तन के पश्चात वो फोकस से निकल करके चली गई ऐसे करके, और दूसरी किरण है वक्रता केंद्र सी पर की तरफ डाली गई है हमने, ये
उसी की सीध में, तो वो उसी दिशा में वापस हो गई। तो ये किरणें इधर तो मिलने वाली है नहीं, इधर तो मिलने वाली है नहीं, कभी नहीं मिलेंगी। तो हम ऐसा लगता है कि ये किरणें उधर मिल सकती हैं, अर्थात दर्पण के पीछे। जब भी दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा तो वो आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। तो अब की बार ये वाली जो कंडीशन है, छठी वाली, कैसा है? आभासी सीधा वस्तु से बड़ा दर्पण के पीछे। केवल और केवल जब वस्तु दर्पण और फोकस के बीच में रखी जाती है तभी ऐसा होता है। तो ये प्रतिबिंब जो बनेगा वो इधर की साइड बनता है, ये वाला। ये आपको हम ट्रिक बता रहे हैं याद करने की, ये ट्रिक आराम से याद हो जाएगा तुम्हें। यहाँ बनेगा प्रतिबिंब इसका बड़ा, आभासी, ठीक है। तो नंबर 1 अनंत पर वस्तु थी तो उसका प्रतिबिंब बना यहाँ पर 1 नंबर पे। जब वस्तु अनंत और सी के बीच में थी तो नंबर 2 पर प्रतिबिंब कहाँ बना है? एफ और सी के बीच में। और नंबर 3 सी पर प्रतिबिंब वस्तु रखें तो कहाँ बना है? सी पर ही बना है, वो नंबर 3 पर रखा है, ठीक है। और यदि हम सी और एफ के बीच में वस्तु को रखा गया है तो कहाँ प्रतिबिंब बना? नंबर 4, अर्थात कहाँ है? सी और अनंत के बीच में। और यदि हम एफ पर वस्तु को रखें तो कहाँ बना है प्रतिबिंब? 5 नंबर। तो ये अर्थात अनंत पर बनता है। तो ये सारे के सारे प्रतिबिंब जो बने हैं वो सब वास्तविक बने हैं, वास्तविक और उल्टे, उल्टे प्रतिबिंब बने। इस बात को ध्यान से देखें, कैसे बने हैं ये? उल्टे और वास्तविक बने हैं। अब इसमें अगला जो पॉइंट है वो है सिर्फ ये छठी जगह जो है, ये वाला छठी कंडीशन है, यही इसका प्रतिबिंब बना है, वो भी सीधा जाकर के और आभासी, ठीक है। वो भी कहाँ पर बना है? दर्पण के पीछे। और बाकी सारे के सारे उल्टे प्रतिबिंब बने हैं। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब 6 प्रकार से बने हैं, जो आप अच्छे ढंग से समझ चुके हैं। यदि हम नंबर 1 पर वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो बना है फोकस पर आकर के बना है। और नंबर 2 अर्थात अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में यदि वस्तु रखते हैं इस तरह से हम, तो 6 प्रकार से वस्तु रखी जाती है। पहले अनंत पर, फिर वक्रता केंद्र से पीछे, फिर वक्रता केंद्र पर, फिर वक्रता केंद्र से आगे अर्थात एफ से पीछे, इस तरह से, और फिर एफ पर। तो एफ पर यदि वस्तु पहुंचती है तो उसका अंतिम प्रतिबिंब जो पहुंचता है वो अनंत पर जाकर पहुंचता है और बहुत बड़ा बनता है, ठीक है। समांतर किरणें होती हैं उसकी, इसलिए ये वाली कंडीशन है उसकी, ये वाली कंडीशन। और अब है छठी कंडीशन है कि यदि वस्तु को हम एफ और ध्रुव के बीच में रखते हैं यहाँ पर तो उसका प्रतिबिंब बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा। और कहाँ बनता है? वो भी दर्पण के पीछे, इस तरह से बनता है ये वाला। तो हम कुल मिलाकर के 6 कंडीशन, छठी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अलग भी है, इसलिए मैंने ये ट्रिक आपको बताई है। इस तरह से ये उल्टे प्रतिबिंब बनते हैं सारे के सारे। ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 क्रम से उसको याद भी कर लें। चित्र इसके प्रतिबिंब इसके बड़े होते चले जाते हैं और बराबर कब बनते हैं ये आप जानते हैं, जब वक्रता केंद्र सी पर किसी वस्तु को रखते हैं। अब मैं बता रहा हूँ आपको उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं। देखिएगा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण प्रतिबिंब जो है वो कैसे बनते हैं, देखें। ये उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना ऐसी स्थिति में जब उत्तल दर्पण ये होता है, उसके सामने वस्तु को कहीं रखा जाता है, यहाँ। जैसे ये उत्तल दर्पण है हमारे पास, देखिए ये उत्तल दर्पण है, कहीं भी रखें वस्तु को, उसका चित्र सामने दिखाई दे रहा है उतना ही बड़ा, वो उल्टा कुछ नहीं होगा, ये उत्तल दर्पण है, ठीक है। तो इस तरह से दर्पण यहाँ रखें, कहीं भी रखें वस्तु को, लेकिन उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे छोटा, आभासी और सीधा बनता है, ठीक है। एक यहाँ पर वस्तु रखी, बी पॉइंट से निकल कर प्रकाश किरण, और परावर्तन के पश्चात वो इस तरह से जाती है। तो ऐसा लगता है देखने वाले को कि वो किरण इस पॉइंट से आ रही है, अर्थात ये फोकस से आ रही है, और दूसरी किरण जाएगी वक्रता केंद्र सी की तरफ, तो उसी दिशा में वापस आ जाएगी। तो इसको हम दोनों किरणों को परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस होगी, तो इस दोनों किरणों को देखें तो एक कटान बिंदु हमें यहाँ मिलता है। तो इस तरह से इसका A' B' प्रतिबिंब बन जाता है, वस्तु से छोटा और सीधा है। तो कैसा होता है प्रतिबिंब? वस्तु का जो बनता है वो सीधा, आभासी, वस्तु से छोटा, दर्पण के पीछे। कहाँ पर बनता है? वक्रता केंद्र और ध्रुव के
बीच में, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में बनता है। यह बात समझने की ये है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कि उत्तल दर्पण में सभी प्रतिबिंब सदैव वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में वस्तु से छोटे बनते हैं। क्लियर? अब इसके बाद हम बताते हैं आपको एक छोटी सी बात है संयुग्मी फोकस की। क्या है संयुग्मी फोकस? बताऊँ आपको। संयुग्मी फोकस भी देख लेते हैं। जैसे हमने वस्तु यहाँ रखी है, अनंत पर रखी थी वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब यहाँ बना था फोकस पर। यदि फोकस पर वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ? अनंत पर। तो इस तरह से ये घटना होती, तो ये संयुग्मी फोकस कहलाता है। कैसे? उन दो बिंदुओं को जिनमें से किसी एक बिंदु पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, उसे संयुग्मी फोकस कहते हैं। ये केवल अवतल दर्पण में संभव है, उत्तल दर्पण में ये घटना नहीं होती, क्योंकि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। अब हम आते हैं लास्ट पॉइंट पे इसके, अवतल दर्पण के उपयोग और उत्तल दर्पण के। देखो दर्पण जो बनते हैं व्यवहार में, क्यों बना रहे हैं हम दर्पण? दर्पण का उपयोग है कहाँ कहाँ इसका उपयोग करते हैं? देखें, तुम खुद जान रहे हो, इसमें ये दोनों, एक उभरा हुआ है और एक अलग है। तो इसका प्रयोग तो हम वहाँ करेंगे, जैसे टॉर्च है, टॉर्च के पीछे करते हैं ताकि प्रकाश की पुंज आगे तक जा सके। क्या है? सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए, तो ये वाला जो प्रकाश आता है, देखो देख रहे हैं, यहाँ पर प्रकाश आ रहा है इसका इस जगह, तो एक जगह केंद्रित करने के लिए इस दर्पण का उपयोग किया था। छोटे अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश की किरणें परावर्तित करके डॉक्टर क्या करता है? आँख, दांत, नाक, कान, गले आदि की जांच करते हैं डॉक्टर। इनका उपयोग टार्च, सर्चलाइट, वाहनों की आगे की लाइट में किया जाता है। जैसे टॉर्च होती है, तो टॉर्च में भी हम, कैसा होता है इसका, उसका उपयोग है टॉर्च की। देखो ये है, अंदर की तरफ देखेंगे यहाँ पर है, देखो वही बताएं आपको हम, देखें इस तरह से अवतल दर्पण की तरह होता है, अंदर से ये है नहीं है, ये अंदर की जो कटोरी बोलते हैं इसको, कैसा? अवतल दर्पण, ताकि ये प्रकाश की जो किरण पुंज आती है वो आगे तक कैसी होती है? दूर तक जाती है। ठीक है, लाइट में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में भी किया जाता है। दर्पण जो होता है क्यों किया जाता है? कि वहाँ पर जो वस्तु है, दाढ़ी का मतलब ये होती है, तो थोड़ा बाल वगैरह बड़े दिखाई देते हैं, बाल वगैरह यहाँ जो होते हैं, तो आराम से उसका प्रयोग कर लेते हैं। अगर वहाँ उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं चेहरे में देखने के लिए, तो वो छोटा बनता है, इसलिए वहाँ पर दाढ़ी बनाने में। तो ये चौथे नंबर का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब थोड़ी जगह को अधिक प्रकाशित करना होता है तो वहाँ अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जैसे टेबल लैंप आदि में। अब आता है उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग बाजार और गलियों में लगे लैंपों प्रकाश उत्पन्न उत्तल दर्पण से परावर्तित होकर फैल जाता है, सब तरफ को क्या करता है? फैल जाता है, अर्थात अपसरित हो जाता है। किरण पुंज के रूप में सड़क के काफी बड़े क्षेत्र को प्रकाशित कर देता है, क्योंकि ये ऐसा लगी होती है लाइट, ये उत्तल दर्पण है, और ऐसा लाइट लग जाए है, कोई इस तरह से लाइट लग जाए, तो वो प्रकाश की जो किरणें हैं वो ऐसे इससे टकरा करके इधर को दूर दूर तक फैल जाएंगी। ठीक है, अब खुद जान रहे हो, देखो हम दोनों दर्पण को ले रहे हैं, और किसमें प्रकाश की जो किरण पुंज है वो कहाँ ज्यादा है? देखो इसमें, देखो इसमें ज्यादा हो रही है और इसमें क्या हो रही है? कम हो रही है। ठीक है नहीं, तो ये ज्यादा बड़े क्षेत्र को फैला देता है। अगला हिस्सा है, ट्रकों, बसों और मोटर कारों में ड्राइवर की सीट के पास उत्तल दर्पण लगा रहता है, जिससे ड्राइवर अपने पीछे के बड़े दृष्टि क्षेत्र में आने वाले सभी व्यक्तियों तथा गाड़ियों के प्रतिबिंब देख सकता है। प्रतिबिंब सीधे व आकार में छोटे दिखाई देते हैं, इसलिए वहां पर इसका प्रयोग करते हैं। देखिए, अगर कोई बात फिर भी कहीं समझ में नहीं आती, ये 2 नंबर का पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हिस्सा ध्यान दें। हैं, वाहनों में जो प्रयोग करते हैं, ड्राइवर अपनी सीट है उसके पास में जो पीछे के वाहन जो आते हैं उनको देखने के लिए करता है, वहाँ पर उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ इसमें बहुत बड़ा क्षेत्र इसमें इधर से आता है और छोटी जगह में वो देख लेता है, इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से आप वीडियो देखते रहिएगा और इसको लाइक भी और सब्सक्राइब भी करते रहें, और जो भी समझ में समस्या नहीं आती है वो लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।